उत्तर पश्चिम रेलवे ने टिकट चेकिंग के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे ने टिकट चेकिंग से 63.50 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा है। खास बात यह है कि आंकड़ा 2023 और 24 के सर्वाधिक राजस्व रिकॉर्ड को पूरे 50 दिन पहले ही पार कर चुका है। योजनाबद्ध टिकट चेकिंग और डिजिटल टिकटिंग से न केवल राजस्व बढ़ा है, बल्कि यात्रियों की संतुष्टि भी बेहतर हुई है। एनडब्ल्यूआर अपने पैसेंजर्स की यात्रा को सुगम्य बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और इसी दिशा में टिकटलेस ट्रेवलर्स, अनऑथोराइज्ड ट्रेवलर्स को डिस्करेज करने के लिए एनडब्ल्यूआर ने इस बार स्पेशल एफर्ट्स लगाए हैं। एनडब्ल्यूआर ने इस साल हाईएस्ट टिकट चेकिंग का रेवेन्यू अर्जित किया है, जो कि 63.5 करोड़ है, जो कि पिछले साल के कोरस्पॉन्डिंग पीरियड से 27% अधिक है। साथ ही जो 23-24 में जो अभी तक का रेल एनडब्ल्यूआर की हिस्ट्री का हाईएस्ट रेवेन्यू था, उसको 50 दिन पहले ही एनडब्ल्यूआर ने पूरा कर दिया है। इसके लिए एनडब्ल्यूआर ने स्पेशल ड्राइव्स किए, जिसके लिए विभिन्न जो फील्ड स्टाफ है, जो रेल मदद पोर्टल है, उसकी डेटा एनालिटिक्स को करते हुए उन सेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जिन सेक्शन में टिकट लेस ट्रेवलर ज़्यादा रहते हैं, और इसी दिशा में स्पेशल ड्राइव्स कंडक्ट किए, जिसमें अधिकारियों का भी सहभागिता रही, मुख्यालय के अधिकारी भी उसमें रहे। और इसके साथ साथ एनडब्ल्यूआर ने इस कैंपेन को एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में भी समझा, जिसमें यात्रियों को ये भी बताया गया कि कैसे और विभिन्न रेल ऐप सेवाओं का, जैसे कि रेल वन, मोबाइल ऑन यूटीएस, इन सब ऐप्स का यूज करते हैं। और चलिए अब जयपुर से खबर। कल सुबह 11 बजे पेश होगा राजस्थान का बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने की पूर्व संध्या पर वित्त मंत्री दिया कुमारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करती है। सीएमओ में ये दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि कल राजस्थान और राजस्थान की आवाम दोनों के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार का जो है तीसरा बजट आने जा रहा है, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी इस बजट को विधानसभा के पटल पर रखेंगे और बजट के पिटारे से क्या कुछ राजस्थान की आवाम के लिए निकलेगा, इस पर हर किसी वर्ग की निगाहें टिकी हुई है कि क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्या युवाओं को तकरीबन 1.5 लाख की नौकरियों का ऐलान होगा, या फिर किसानों के लिए सम्मान निधि की राशि को बढ़ा दिया जाएगा। तो वही महिलाओं के लिए क्या कुछ होगा, बुजुर्गों के लिए क्या पेंशन को लेकर के कोई खबर होगी। और ये तस्वीरें देख लीजिए, आज शाम की मुलाकात की, डेप्यूटी सीएम और सीएम दोनों की मुलाकात की तस्वीरें। और ये फाइल जो आप देख रहे हैं, पूरी तरह से लेखा जोखा बजट का फीडबैक को लेकर के बातचीत होती है, फीडबैक दिया जाता है वित्त मंत्री की तरफ से। और ऐसे में दोनों के चेहरे पर साफ तौर पर एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, एक खुशी। तमाम अधिकारी इस फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जिस तरह की खुशी दोनों दिग्गजों के चेहरे पर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि वाकई में क्या कल जब बजट का पिटारा वित्त मंत्री दिया कुमारी खोलेंगी, तो क्या युवाओं के लिए, क्या किसानों के लिए, क्या महिलाओं के लिए, क्या बुजुर्गों के लिए, क्या हर किसी वर्ग के चेहरे खुशी से खिल उठेंगे। क्या बड़ी सौगातें जो है वो होने वाली। एक तरह से बजट कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए लॉटरी होता है, और ऐसे में क्या इस लॉटरी से तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। जिस तरह से कर्जा है, उसको लेकर के बजट किस तरह का रहने वाला है। क्या वाकई में इससे जो बजट जारी होगा उससे किसी तरह का कोई भार नहीं पड़ेगा, कोई राजकोषीय घाटा नहीं होगा। ऐसे में तमाम चुनौतियां हैं। साथ ही क्या ईआरसीपी को लेकर घोषणा होगी, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। और चलिए अब जालौर के आहोर से बड़ी खबर। अशोक मीणा की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर के इलाके में तनावपूर्ण हालात बने हैं। तीसरे दिन भी सैकड़ों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन में जुटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने एनएच 325 हाईवे पर बैठकर सड़क जाम किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के हालात हुए। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। तस्वीरें देख लीजिए,
पुलिस ने मीणा समाज के जनप्रतिनिधि छगन मीणा को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग पर अड़े हैं। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के तीसरे दिन भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। मौके पर एएसपी सहित भारी पुलिस जाब्ता रहा। फिलहाल एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन और सड़क जाम दोनों के हालात है। और चलिए बात सुमेरपुर की। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने आगामी राज्य बजट को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कल अपना तीसरा बजट पेश कर रही है, जो कि पूरी तरह विकास की तरफ अग्रसर रहेगा। मंत्री कुमावत ने दावा किया कि सरकार द्वारा पहले 2 बजटों में की गई घोषणाओं में से करीब 70% काम पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनका तीसरा बजट भी प्रदेश की आवाम के लिए लाभकारी होगा। बजट में किसान, गरीब, युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। साथ ही सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नई घोषणाएं भी संभव है। मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार विकास को धरातल पर उतार रही है। सबको सौगात मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और आपने देखा होगा 2 बजट हमारी सरकार ने पेश किए और दोनों बजट शानदार बजट पेश किए। समाज के अंतिम छोर पे जो गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है उनकी मजबूती के लिए, उनको सशक्त करने के लिए बजट पेश किए। किसानों को मजबूत करने के लिए, पशुपालकों को मजबूत करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए और गरीब उत्थान की योजनाओं को लेकर बजट पेश किए। साथ ही साथ में राजस्थान के संपूर्ण विकास के लिए जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें और भी जैसे सारी जो विषय है उनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बजट पेश किए। और बजट की जो हमने जो घोषणाएं की वो 70-75% घोषणाएं हमने 2 साल में पूरी की है और बाकी भी प्रक्रियाधीन है। तो इस बार जयपुर से खबर। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस का नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर 14 और 15 फरवरी को पीसीसी में होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने आमंत्रण दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आमंत्रित किया। एआईसीसी महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में प्रशिक्षण होगा। संगठनात्मक नेतृत्व और क्षमता विकास पर पूरा फोकस रहेगा। तो महिला कांग्रेस की बड़ी पहल, नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर जो है वो 14 और 15 फरवरी को यानी कि 2 दिनों का आयोजन किया जाएगा। और ऐसे में इसे महिला कांग्रेस की एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है इस शिविर को। और अब बात भरतपुर के रुदावल की। बंशी पहाड़पुर रोड पर मठ बदलेश्वर के पास में ट्रक और ट्रैक्टर के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर बंशी पहाड़पुर से रुदावल की तरफ आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि ट्रैक्टर चालक मौके पर ही बुरी तरह घायल हुआ। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को रुदावल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद में हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल की पहचान मुन्ना के रूप में हुई है। हादसे के बाद कुछ देर तक सड़क पर यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस और वहां के लोगों की मदद से सुचारू करवाया। झुंझुनू के चिड़ावा रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर सुल्ताना में फिर चला बुलडोजर। आधा दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण ध्वस्त किए। भू अभिलेख निरीक्षक राकेश कुमार की अगुवाई में अतिक्रमण को हटाया। तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की। पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। तो अतिक्रमण को लेकर के सख्ती, फिर चला पीला पंजा। बुलडोजर चला और देखिए ये कार्रवाई, जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण हुआ वहां पर पीला पंजा चलता हुआ भी दिखाई दिया। और इस कार्रवाई के तहत आधा दर्जन से ज्यादा जहां पर अतिक्रमण थे उनको ध्वस्त किया गया। और इस दौरान पुलिस का पूरा जाब्ता वहां पर मौजूद रहता है। अतिक्रमणों को हटाया गया है।
आज जो अतिक्रमण हटाए गए हैं ये दिनांक 8 जनवरी 2026 को अतिक्रमण हटाया गया था। उस दिन कुछ आंशिक अतिक्रमण बचे हुए थे, उन अतिक्रमणों को आज तहसील कार्यालय से छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की बात करेंगे, जहां पर ग्राम पंचायत खुरसा बोर्ड से एक ग्रामीण ने सरपंच और सरपंच के पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर जन दर्शन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित ग्रामीण देव सिंह यादव का आरोप है कि वह शासकीय भूमि पर सालों से पशुपालन के लिए परा भूसा रखकर कोठार बनाकर जीवन यापन कर रहा था। शिकायत के मुताबिक 5 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत के सरपंच और सरपंच पति ने बिना किसी पूर्व सूचना, बिना नोटिस और बिना वैधानिक प्रक्रिया के जबरन उसे भूमि से बेदखल किया। इस दौरान उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे उसे आर्थिक और मानसिक दोनों पीड़ा झेलनी पड़े। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामला प्रशासन के संज्ञान में है। तो शासकीय भूमि से बेदखली का मामला है, वो भी बिना नोटिस के, और जन दर्शन में अर्जी दे दी है। पीड़ित ग्रामीणों ने मानसिक प्रताड़ना और संपत्ति नुकसान के आरोप लगे। हमारा सरपंच है और बोलथन कि बार बार बोले कि हमारे प्लाट नहीं टूटना चाहिए, किसी प्लाट नहीं टूटना चाहिए करके बोले फिर भी वो 6 एकड़ जमीन निकाल के अति निकल छोड़ दी। सबसे पहले हम घेरे हैं नहीं उठाया, लेकिन जिन पाची घेरी से उठा ली सब कुछ नहीं बोली। अब हमने जब मकान बनाए चालू करे हैं। देखिए, शिकायत प्राप्त हुई है तो उसमें जनपद सीओ और तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं, जैसा भी उचित विधिवत रहेगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शिकायत प्राप्त हुई है तो उसमें जनपद सीओ और तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं, जैसा भी उचित विधिवत रहेगा उसी हिसाब से कार्रवाई। अजमेर के किशनगढ़ में NH 48 पर अवैध खैर की लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया गया। बांदर सिंदरी थाना पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके अंजाम दिया। प्रतिबंधित खैर की लकड़ी का अवैध परिवहन पकड़ा गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी राकेश चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। अलवर के रहने वाले ट्रक चालक रमजान को गिरफ्तार किया। राजस्थान वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। तो अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर, अलवर निवासी ट्रक चालक जिसका नाम रमजान बताया जा रहा है, उसे धर दबोचा गिरफ्तार किया है। खाकी के शिकंजे में यह ट्रक आप देख लीजिए, किशनगढ़ की तस्वीरें, और प्रतिबंधित खैर की लकड़ी का अवैध परिवहन पकड़ा गया। और अब बात झुंझुनू की, जहां पर समय पर दी गई CPR ने एक महिला की जान बचा ली। ये मामला चिड़ावा उप जिला अस्पताल के OPD का है। नेपाल निवासी 40 साल की रोशनी देवी को काम के दौरान सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद वे अस्पताल परामर्श के लिए पहुंची। OPD में ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और हार्ट अटैक आने से वे कुर्सी पर अचेत होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद PMO डॉक्टर नितेश जांगीर और चिकित्सक डॉक्टर भानु प्रकाश ने बिना देर के CPR देना शुरू किया। डॉक्टरों की तत्परता से कुछ ही पलों में महिला की सांसें लौट आई। इसके बाद उन्हें भर्ती करके आगे का इलाज शुरू किया। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट अटैक के पहले 4-5 मिनट बेहद अहम होते हैं और समय पर दिया गया CPR जीवन बचा सकता है। ये अभी पेशेंट थे हमारे, OPD में आए थे। OPD में आने के बाद में एकदम से कोलैप्स कर गए थे, एकदम से अनकॉन्शियस हो गए थे। जिनको सीवियर चेस्ट पेन था उस वक्त, इनको अनकॉन्शियस हो गए थे। वहाँ पे CPR दे के उनको रिवाइव किया। उसके बाद में इनको यहाँ पे भर्ती करके इनका BP मॉनिटरिंग किया गया है और उसके बाद में अभी पेशेंट स्टेबल है। इनको एंटीप्लेटलेट्स दी गई हैं, इनोक्साप्रिन दे के अभी ECG। सुजानगढ़ विधानसभा की बात कर लेते हैं। मेगा हाईवे स्थित मुस्कान धर्म कांटा के सामने आपड़ी योजना की पाइपलाइन में पिछले 2 से 3 महीनों से लीकेज बना हुआ है। अरवाल के पास हुए इस लीकेज के कारण आसपास के प्लॉट और खेतों में पानी भर आया है। वहां के रहने वाले विश्वनाथ माली का आरोप है कि लगातार पानी भरने से उनके प्लॉट की 4 दीवारी गिर गई, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो वहीं खेतों की जमीन गीली होने से फसलें भी प्रभावित हो रही है। वहां के रहने वाले मुमताज अली ने बताया कि लंबे समय से समस्या की शिकायत के बावजूद जलदाय विभाग और आपड़ी योजना की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों में विभागीय लापरवाही को लेकर के काफी गुस्सा है। प्रभावित लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हर जाने की मांग करेंगे।
और मैं प्रशासन से ये अपील कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कि कृपया इसको जल्दी से जल्दी सही कराए और इस पे ध्यान दे। और मेरा नुकसान जैसे हो रहा है वैसे कई लोगों के ये जो आसपास है इनके सारे नौरे पानी से भरे हुए हैं, और इधर देखो ये गंदगी, और इससे ऐसे रात को मच्छर और बदबू आ रही है, और प्रशासन है इस पे कोई भी अभी तक ध्यान नहीं दिया है। और मैं तो प्रशासन से ये अपील कर रहा हूँ। मेरा घर यहाँ पास में ही है और ये अपनी योजना की पाइपलाइन फूटी हुई है यहाँ पे, और पानी 2-2.5 महीने से व्यर्थ जा रहा है, जो इसको बंद करने की कृपया करें। भीलवाड़ा के करेड़ा उपखंड क्षेत्र की नारेली ग्राम पंचायत के अंतर्गत रामपुरा और निम्बिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण की सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। उपखंड अधिकारी रेखा गुर्जर के निर्देशन में राजस्व टीम का गठन कर मौके पर पहुंचकर पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया। गिरदावर कन्हैया लाल सेन ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा दोनों विद्यालयों के खेल मैदान पर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे विद्यार्थियों को खेलकूद में काफी परेशानियां हो रही थी। सूचना मिलते ही राजस्व और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त करवाया मैदान को। कार्रवाई के दौरान करेड़ा थाना अधिकारी पूरणमल मीणा, गिरदावर कन्हैया लाल सेन और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और चलिए अब बात बूंदी की। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को रेड क्रॉस परिसर में अंग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यानी कि अविनाश गहलोत के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तत्वाधान में आयोजित हुआ। शिविर में जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान 90 ट्राईसाइकिल, 46 व्हील चेयर, 50 कैलिपर और 18 श्रवण यंत्र सहित 200 से ज्यादा सहायक उपकरण जरूरतमंद दिव्यांगजनों को वितरित किए गए। कार्यक्रम में समाजसेवी और विभिन्न संस्थाओं का भी विशेष सहयोग रहा। तस्वीरें आप देख लीजिए। तो ये तस्वीरें दिव्यांगजनों के लिए कैंप लगाया गया, जहां पर ट्राईसाइकिल से लेकर के कई उपकरण उन्हें दिए गए। चलिए जयपुर की बात कर लेते हैं। शहर की बढ़ती यातायात चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण में एक अहम बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री के निर्देशन में जेडीसी सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के विशेषज्ञों सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें देख लीजिए। बैठक में जयपुर अर्बन मोबिलिटी को लेकर के व्यवहारिक और दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा हुई। जेएलएन मार्ग और महल रोड जैसे प्रमुख कॉरिडोर पर ट्रैफिक सुधार, सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन, यू टर्न पर दुर्घटनाएं रोकने के उपाय, पार्क एंड राइड, पार्क एंड वॉक और अवैध पार्किंग पर सख्ती जैसे मुद्दों पर फोकस रहा। साथ ही पुराने शहर और यूनेस्को हेरिटेज क्षेत्रों को पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाने, ई व्हीकल को बढ़ावा देने और मेट्रो विस्तार की रणनीति पर भी विचार हुआ। एसपीए दिल्ली अगले 4-5 दिनों में संपूर्ण स्कोप ऑफ वर्क प्रस्तुत करेगा। जयपुर में डीएसटी वेस्ट की बड़ी कार्रवाई हुई। एएसआई मानेंद्र सिंह और कांस्टेबल कोमल सिंह को मिली सफलता। सोशल मीडिया पर हथियार की फोटो डालकर दहशत फैलाने वाला आरोपी धर दबोचा गया। आरोपी को सिंधी कैंप थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने अक्षय राव को गिरफ्तार किया। बस स्टैंड पार्किंग में जाल बिछाकर कार्रवाई की गई। कब्जे से एक देशी पिस्टल बरामद हुई। आरोपी ने यूपी से 10,000 रुपए में पिस्टल खरीदने की बात कबूली है। आरोपी अक्षय राव पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज। सिंधी कैंप थानाधिकारी माधव सिंह ने जानकारी दी है। तो डीएसटी वेस्ट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आर्म्स एक्ट में पूरा मामला दर्ज हुआ है आरोपी अक्षय पर। सिंधी कैंप थानाधिकारी को सुपर्द। तस्वीरें आप इस चेहरे को भी देख लीजिए। ये चेहरा अब खाकी के कब्जे में है। जयपुर डीएसटी वेस्ट की बड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई। आगामी राजस्थान का बजट कल विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश के व्यापारी वर्ग में काफी उत्साह और उम्मीदें हैं। व्यापारियों को आशा है कि इस बार के बजट में छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी।
संगठनों का कहना है कि यदि सरकार बाजार को प्रोत्साहन देने वाले कदम उठाती है तो इससे रोजगार बढ़ेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। बजट से व्यापार, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान बजट 2026, बाजार में रौनक की उम्मीद। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बजट से बड़ी उम्मीदें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की नई पॉलिसी को लेकर इस बजट से उद्योग जगत को खास उम्मीदें हैं। कारोबारियों का मानना है कि यदि सरकार स्पष्ट और व्यवहारिक नीति लाती है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी से विकास होगा और निवेश बढ़ेगा। बजट के अंदर बहुत सारी घोषणाएं होंगी और लघु उद्योग भारती ने भी अपना जो मेमोरेंडम दिया था बजट के लिए सुझाव दिए थे, उसके अंदर बहुत से बिंदुओं को उठाया था। उसमें से एक बिंदु हमने ये भी लिया था कि जयपुर के जो फाउंड्री उद्योग है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है, इसे जयपुर की ODOP पॉलिसी में शामिल किया जाए। इससे होगा यह है कि हमारे जो ये उद्योग है इसके आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी जयपुर या उसके आसपास में करीब 300-400 यूनिटें इस तरह का कार्य कर रही है। अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान और देगी, जिसकी पूरी उम्मीद है कि इस बजट में इस तरह की शायद कोई घोषणा हो भी जाएगी, तो ये उद्योग बढ़ करके 2-4 हजार यूनिट से नई लगने की इसकी संभावना है। जयपुर में वर्तमान में करीब 400 ऑटोमोबाइल और उससे जुड़ी यूनिट्स कार्यरत है, जो हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार इस सेक्टर में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे तो जयपुर के बढ़ते ट्रैफिक पर भी प्रभावी नियंत्रण लाया जा सकता है। मैं शांतिलाल कोठारी, सदस्य लघु उद्योग भारती। मेरा सुझाव यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ध्यान दे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी से सुविधाएं प्रदान करेंगे तो बढ़ते हुए ट्रैफिक को सुविधा मिलेगी। बढ़ने के बाद में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दें तो सब तरफ से डिस्टर्बेंस होता है सिटी के अंदर। उद्योग संगठनों की मांग है कि राज्य में उत्पादित वस्तुओं को प्राथमिकता मिले और नॉन पीक आवर्स में बिजली की दरें नाम मात्र रखी जाए, जिससे उत्पादन लागत कम हो और प्रतिस्पर्धा बढ़े। लघु उद्योग भारती ने अपने प्रतिवेदन में राज्य सरकार को बहुत से विषय दिए हैं। उसमें से एक विषय ये भी है कि नॉन पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी की रेट है बहुत ही नॉमिनल होनी चाहिए, ताकि उद्योग निरंतर सतत चलता रहे, उद्योगों का उत्पादन बराबर चलता रहे, श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे और राज्य और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती रहे। ये बजट स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होने की उम्मीद है। राजस्थान के हर जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिए। सरकार अगर बजट में PPP मॉडल में इसे अप्लाई करती है तो ये सराहनीय कदम होगा। इस बार की बजट से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। हमें लगता है कि इस बार का जो बजट है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और स्पेशली स्किल डेवलपमेंट पे फोकस्ड होगा। गवर्नमेंट इस बार स्पेशली स्किल डेवलपमेंट पे अगर अपना बजट बढ़ाए तो ये बहुत सराहनीय काम होगा। इस बजट में काफी उम्मीदें हैं। खेलों के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, खेल और खिलाड़ी को प्रमोट करने के लिए भी सुविधाओं का विकास होगा। शौचालय होते हैं वो भी 12 जनों पे 1 या 12 जनों पे 2 के समान शौचालयों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं चाहूंगी कि सरकार इस पहलू को ध्यान में रखते हुए अब की बार जो बजट लाए उसमें स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा अपना ध्यान उस तरफ रखें और फिर बजट लेके आया जाए। आगामी राजस्थान बजट को लेकर व्यापारी और उद्योग जगत में काफी उम्मीदें हैं। छोटे व्यापारियों के लिए राहत पैकेज, ऑटोमोबाइल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा और नॉन पीक आवर्स में सस्ती बिजली जैसी घोषणाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। और चलिए बात भीलवाड़ा के गुलाबपुरा की, जहां पर नगर पालिका द्वारा दोपनिया तालाब के पास में बनाए गए डंपिंग यार्ड को लेकर के गंभीर स्थिति सामने आई है। 4 दीवारी के अभाव में बड़ी संख्या में गोवंश डंपिंग यार्ड में प्लास्टिक की थैलियां और कचरा खाकर जीवन यापन कर रहा है। तस्वीरें इसकी बानगी आप खुद देख लीजिए, जिससे गौवंश के बीमार पड़ने और मौत की आशंका भी बढ़ गई है। डंपिंग यार्ड से फैल रहा कचरा तालाब और आसपास की खेती की जमीन को भी प्रदूषित कर रहा है और इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी दिव्यराज को ज्ञापन भी सौंपा। संगठनों ने डंपिंग यार्ड में तारबंदी, गौवंश संरक्षण के इंतजामात, कचरे के अनियंत्रित फैलाव पर रोक और डंपिंग यार्ड को वैध और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की मांग की है।
कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन भी किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए, गुलाबपुरा का इलाका, भीलवाड़ा का, जहां पर चारों तरफ जहां तक नजर घुमाएंगे कचरा ही कचरा है, कचरे का ढेर। और वहीं पर ये तमाम जो गाय है आती है गौवंश, यहाँ पर इसी को खाते हैं और इसी के जरिए उनका जीवन यापन हो रहा है, जो बड़ा दुखदाई है। बांसवाड़ा में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के प्रशासन सख्त है। 12 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाएं लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने आदेश जारी किए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश 9 मई 2026 तक पूरे जिले में प्रभावी। विशेष अनुमति के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से स्वीकृति भी लेनी होगी। उल्लंघन पर राजस्थान कोलाहल अधिनियम 1963 की धारा 6 में कार्रवाई होगी। और चलिए बात नागौर की मेड़ता सिटी की करेंगे, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्वाति शर्मा के निर्देशानुसार ग्राम पादू खुर्द स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैरा लीगल वॉलंटियर जुगल सिंह सोलंकी ने विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ को विभिन्न महत्वपूर्ण कानून की जानकारी दी। इस दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े कानून, संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य, साइबर अपराध से बचाव और नालसा रालसा की योजनाओं और हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया। साइबर ठगी और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत और मध्यस्थता की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित भी किया गया। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, नागौर की मेड़ता सिटी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। तस्वीरें जहां पर विद्यार्थियों को कानूनों की जानकारी दी गई है। तमाम कानून, चाहे वो साइबर अपराध से जुड़े हो और नालसा रालस योजनाओं की जानकारी भी दी। और चलिए अब बात बाड़मेर के चौटन की, जहां पर धनौद थाना क्षेत्र के आलमसर इलाके में हुए हमले के मामले में घायल, स्ट्रक्चर हाथ पैर टूटने के बाद व्हील चेयर पर बाड़मेर कलेक्ट्रेट पहुंचे। घायलों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान एसपी चैम्बर से बाहर आकर खुद घायलों की बात सुनते हैं और उन्हें जल्द ही बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमले के बाद से वे लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2 फरवरी को सामने वाले पक्ष ने भी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग की थी। राजस्थान सरकार 11 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें राज्य के लाखों युवाओं और बेरोजगार अभ्यर्थियों को है। जानकारी के मुताबिक बजट 2026-27 में 1 से 1.25 लाख सरकारी भर्तियों का ऐलान संभव है। कॉलेज, स्कूल शिक्षा के साथ ही एजुकेशन सेक्टर में बड़ी उम्मीदें हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले ही जनवरी से नवंबर तक परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ भर्तियों का नहीं, सवाल है क्या इस बजट में युवाओं को रोजगार, शिक्षा और वित्तीय राहत तीनों मिलेंगी। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में सरकारी नौकरी आज भी युवाओं का सबसे बड़ा सपना है। हर साल लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटते हैं, लेकिन भर्तियों की अनिश्चितता उनके भविष्य को अधर में डाल देती है। राज्य सरकार का बजट ऐसे समय आ रहा है जब राजस्थान लोक सेवा आयोग लगातार परीक्षाएं करवा रहा है। आरएएस, स्कूल और कॉलेज लेक्चरर, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, तकनीकी सेवाएं, लगभग हर सेक्टर की भर्तियां कतार में हैं। संभावित सरकारी भर्तियां 1 लाख से 1,25,000 पद। फोकस रोजगार, शिक्षा, वित्तीय सहारा। आरपीएससी परीक्षा कैलेंडर जनवरी से नवंबर। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, सहायक आचार्य, कृषि सेवाएं, तकनीकी व चिकित्सा शिक्षा। किस साल कितनी अभ्यर्थना? 2018 में 18,000, 2019 में 12,500, 2020 में 8,100,
2021 में 6,540, 2022 में 10,300, 2023 में 17,350, 2024 में 11,205। 2024 की प्रमुख भर्तियां: वरिष्ठ अध्यापक 6,500, प्राध्यापक कोच 3,225, पशु चिकित्सा अधिकारी 1100, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर 1,015, सहायक कृषि अभियंता 281। युवाओं की मांग: नियमित और समयबद्ध भर्तियां, परीक्षा कैलेंडर पर फोकस, शिक्षा ऋण व फीस में राहत, बेरोजगारों के लिए आर्थिक सहायता। साल 2024 में शिक्षा विभाग सबसे बड़ा नियोक्ता बनकर उभरा। हजारों पदों पर भर्ती हुई, लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारों की कतार खत्म नहीं हुई। भर्ती के साथ साथ युवाओं के सामने दूसरा बड़ा संकट है तैयारी का खर्चा। कोचिंग, किताबें, ऑनलाइन टेस्ट, आवेदन शुल्क और सफर, सब कुछ युवाओं की आर्थिक क्षमता को तोड़ देता है। बता दें कि जब बजट की घोषणा होगी उससे पूर्व भी मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं से संवाद करके उनके सुझाव यहां पर लिए गए। एजुकेशन सेक्टर के लोगों से भी सलाह ली गई है, सुझाव लिए गए हैं कि बजट में क्या कुछ नया किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि एजुकेशन सेक्टर में बड़ी घोषणाएं सरकार द्वारा की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम रोजगार के मुद्दे पर बात करें तो लगभग 1 से 1.5 लाख जो है सरकारी भर्तियों की घोषणा हो सकती है और करीब इतनी ही जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो है सरकार के द्वारा सृजित की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बजट से पूर्व ही लगातार युवा संगठनों द्वारा, बेरोजगार संगठन है उनके द्वारा सरकार को बजट के लिए सुझाव भी दिए गए थे। ऐसे में अगर इन सुझावों को यहाँ पर बजट में जोड़ा जाता है तो कह सकते हैं कि प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात बजट में देखने को मिल सकती है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। और चलिए बात छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां पर रहने वाली प्रीति रवि ने एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में 93.71 परसेंटाइल हासिल करके असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई करके जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। दिसंबर 2025 में आयोजित इस परीक्षा में करीब 9,93,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से मात्र 6% परीक्षार्थी ही सफल हो पाए। प्रीति ने कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय से ये सफलता प्राप्त की। प्रीति के पिता राजदेव रवि शहर के स्कूल रोड में एक छोटी सिलाई की गुमटी चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। पिता की मेहनत और संघर्ष से प्रेरित होकर प्रीति ने ये मकाम हासिल किया और अपने गुरुजनों को भी सफलता का श्रेय दिया। मेरा नाम प्रीति रवि है और मैं कल्याणपुर की रहने वाली हूँ। एनटीए द्वारा आयोजित हुआ था अभी नेट का पेपर, जिसमें 2 तारीख को एग्ज़ाम था कंप्यूटर साइंस का और 5 तारीख को उसकी रिज़ल्ट आई है और उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया है 93.71 परसेंटेज से। लगभग कितने लोग सर लगभग ये लाख ऊपर पार हो जाते हैं, ये अंदाजा नहीं है मेरे को अभी। मध्य प्रदेश के सिवनी के लखनादौन विकासखंड अंतर्गत पाटन पंचायत के सिंघोड़ी और सतबरा टोला की ग्रामीण आजादी के 77 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में ऐलान किया कि यदि सड़क नहीं बनी तो वे आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक गांव तक पक्की सड़कें नहीं पहुंची है, जिसके कारण बारिश के दिनों में ये क्षेत्र टापू बन जाता है और आवागमन पूरी तरह बाधित रहता है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की नींद ही नहीं खुल रही है। हालात इतने ज्यादा बदतर है कि पिछले 39 सालों से सिंघोड़ी ग्राम में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र आज तक अपनी सरकारी भवन की आस लगाए बैठे हैं।